नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। आज के दौर की एक मशहूर कहावत है, जो दिखता है सो बिकता है। आडंबर, ढोंग, दिखावा, इसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर चलते रहते हैं। लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार, इसे अपने जीवन में चरितार्थ किया है हमारी आज की तेजस्विनी, जिनके जीवन का मकसद ही है जरूरतमंदों की जिंदगी संवारना। वक्त की संकीर्ण सोच की बेड़ियों को तोड़कर पारंपरिक मूल्यों और आधुनिकता के बीच सामंजस्य बिठाते हुए आपने अपनी जिंदगी में कई अहम आयाम हासिल किए हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी, इंजीनियर, लेखिका, अध्यापिका, इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुधा मूर्ति हैं हमारी आज की तेजस्विनी। कुछ लोग महान लक्ष्यों को हासिल करने का मकसद लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत हैं जो जिंदगी को सादगी और विवेक के साथ जीने में यकीन रखती हैं। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इंफोसिस की इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति की जिंदगी मेहनत और मशक्कत की अद्भुत कहानी है। समाज में स्वीकार्य सोच के विपरीत इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और अपने आप को साबित भी किया। महिलाओं के खिलाफ कार्यक्षेत्र में हो रहे भेदभाव को लेकर आवाज बुलंद की, लेकिन कभी जीवन मूल्यों से समझौता नहीं किया। इंफोसिस की स्थापना के लिए अपने पति नारायण मूर्ति के साथ संघर्ष भी किया और अब इंफोसिस फाउंडेशन के जरिए संवार रही हैं लाखों लोगों की जिंदगियां। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में स्थापित की हैं 70,000 लाइब्रेरीज। सुधा मूर्ति ने विभिन्न विषयों पर बच्चों, बड़ों के लिए यात्रा संस्करण, पौराणिक कथाओं, नॉवेल समेत लगभग 45 किताबें लिखी हैं, जिनका 10-12 भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। साहित्य में योगदान के लिए आर.के. नारायण पुरस्कार से नवाजा गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही, सेवा परमो धर्म को लक्ष्य मानकर देश के विकास को समर्पित अध्यापिका, लेखिका, समाज सेविका, इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुधा मूर्ति हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो चलिए करते हैं बातचीत डॉक्टर सुधा मूर्ति से। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। नमस्ते, सब दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार। सुधा जी, आपको देखकर जो पहला एहसास जहन में आता है ना, वो ये है कि कितनी सरल, कितनी सादगीपूर्ण, कितनी विनम्र है आप, जबकि आपके पास पैसा है, ताकत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन लेश मात्र भी घमंड नहीं है आपको। कैसे संभव हो पाता है कि आज के दौर में भी आप अपने आप को इतना सरल रख पाती हैं? क्योंकि मन में हम सोचना चाहिए कि हम क्या है। बाहर का दुनिया कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम अंदर सोचना चाहिए हम क्या है। मेरा हिंदी उतना बेहतरीन नहीं है, इसीलिए जेंडर में, व्याकरण में, ग्रामर में जरा मिस्टेक हो जाता है, वो क्षमा करना आप सब लोग में। कोई बात लेकिन अंदर हमको मालूम होना चाहिए हम क्या है। हम तो एक व्यक्ति है, एक पत्ता है जीवन के नदी में। क्या खास बात हमारे इसमें नहीं है। पैसा है तो सब कुछ नहीं होता है, ताकत है तो सब कुछ नहीं होता है। एक तो कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, वो मरने के वक्त बोल दिया कि मेरे कब्र में मेरे दोनों हाथ फैला देना, एक हाथ में खड्ग रखना और एक हाथ में खाली रखना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? इसे वो बताया, मेरे एक हाथ से खड्ग से हमने जो दुनिया जीता, हम तो सिकंदर बने, नंबर 1 मैन इन द वर्ल्ड हो गए, लेकिन अदर हाथ खाली है क्योंकि मैं ऊपर जाने के वक्त कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। इसलिए एक स्टोरी होगा, शायद एक कहानी होगा, लेकिन ये क्या बताता है कि हम जीवन में हमारे ऊपर हम बहुत ऐसा एहसास करते कि हमने इतना किया है, उतना किया है। वो सब हमारे मन की भ्रम होता है। हम तो सादा पत्ता है, एक पानी, नदी के पानी में बह रहे हैं। बहुत पत्ते आते हैं, बहुत पत्ते जाते हैं। इसलिए मन में आपको क्या लगता है वही इम्पोर्टेंट है। बाहर की दुनिया कुछ भी बोल सके वो अलग है, लेकिन मेरे मन में लगा है हम तो आम आदमी है और हमारा जीवन ऐसा है, उसमें क्या गर्व करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन सुधा जी, आपके इस विनम्रता के पीछे भी एक बहुत मजबूत महिला छिपी है। एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, एक ऐसी महिला जिसने जो सही समझा वो किया।
तो ये जो दृढ़ता है, ये क्या आपके पास बचपन से ही थी? शायद शायद, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि जीवन में लोग कुछ भी बोलने दो, लेकिन एज लॉन्ग एज लीगली एथिकली करेक्ट है, वो लीगली भी करेक्ट होना चाहिए, एथिकली भी करेक्ट होना चाहिए, मॉरली करेक्ट होना चाहिए। लोग कुछ भी बोलने दो, उसका जवाब हम नहीं देना। अभी हम इंजीनियरिंग गए उस समय तो कोई नहीं जाते थे, लोग हजार हमारे पेरेंट्स के ऊपर बोल दिया, हमारे ऊपर बोल दिया कि लोगों को ऐसा लगा इसका दिमाग ही अच्छा नहीं है, देखो इंजीनियरिंग जाते हैं। 1968 में मैं गई, ऑलमोस्ट 52 इयर्स बैक। तो लोग बोलते हैं, एंड वही है मुझे कि लोग बोलने दो, लोगों के लिए हम नहीं जीते हैं, आपने हमारे लिए बात हम चूंकि जीते। शुरू की है तो इसी बात से बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने कहा 1968 में आप इंजीनियरिंग के लिए गई और वो वक्त दौर ही अलग था। उस वक्त देखा जाए तो पुरुष प्रधान क्षेत्र इंजीनियरिंग, जहां पर जाने के लिए आपने सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन इस बात के लिए कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जाएं, किसी ने आपको प्रेरित किया? कहां से ये विचार मन में आया या आपकी रुचि थी इन सब्जेक्ट्स में? मुझे अप्लाइड साइंस की रुचि थी, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। मैं कभी भी सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ, अप्लाइड साइंस से मनुकुल को एडवांटेज होता है। क्योंकि अभी फैन, लाइट, अभी आप हम बातचीत कर रहे हैं, कंप्यूटर, ये सब अप्लाइड साइंस का नतीजा है। प्योर साइंस से अप्लाइड साइंस का नतीजा मनुकुल को उद्धार, नहीं तो सुख, चैन, ये अप्लाइड साइंस से मिलता है। अप्लाइड साइंस माने इंजीनियरिंग, इसीलिए मुझे इंजीनियरिंग जाना बहुत पसंद था, रुचि था। तो इसीलिए आप इंजीनियरिंग में गई। लेकिन जैसा आपने कहा कि लोग बहुत सुनाते थे उस वक्त, आपको भी, आपके परिवार वालों को भी, लेकिन इंजीनियरिंग आपने ज्वाइन की। लेकिन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के निर्णय के लिए नहीं, बल्कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत कुछ सुनने को मिला। मैंने आपकी किताब पढ़ी है जिसमें आपने बताया है कि शौचालय तक नहीं होते थे क्योंकि लड़कियां ही नहीं होती थी उस समय इंजीनियरिंग में। व्यंग सुनने को मिलते थे आपको। कैसे अपने आप को संयमित रखकर आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया इंजीनियरिंग में कि आपने टॉप भी किया? वो हालात ऐसा था कि लेडीज नहीं जाते थे, लोगों को लगता था अरे ये मैन डोमिनेटिंग इंजीनियरिंग है, ये फेल होती है, डेफिनेटली ये फेल हो जाती है। इसीलिए वो सबको लगा क्यों पैसा बर्बाद करना टॉयलेट बनाने के लिए, कोई लेडीज नहीं आएंगे। और लोगों को लगता था, मेरे नाना नानी को लगता था शादी कैसा होगा इसका इंजीनियरिंग होने के बाद। हम तो स्मॉल कम्युनिटी के होते हैं, वो कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका ऐसा एक प्रोविंस है, उसमें माधवा ब्राह्मण कम्युनिटी, वेरी स्मॉल कम्युनिटी। अभी हमारे कम्युनिटी में कोई मुझे शादी नहीं करेगा इंजीनियरिंग लड़की को, उनका वो फिक्र था। कॉलेज में प्रोफेसर को लगता था क्या लव अफेयर हो जाएगा इधर, किसके लिए एक लड़की आना चाहिए। सिनेमा में दिखाते हैं एक लड़की कॉलेज को जाती है, एक लड़का होता है, वो प्रेम हो जाता है। लड़कों को लगता था ये हमारे आंगन में जू है, जू में नया प्राणी आया है। ऐसा सब लोगों का देखने का तरीका अलग था। लेकिन हमने सोचा इफ आई डोंट परफॉर्म वेल, आई एम लीडिंग टू अ पाथ फॉर द नेक्स्ट गर्ल्स, कि देखो लड़की को लिया वो छोड़ के गई, लड़की को लिया वो फेल हो गई, लड़की को लिया वो प्रेम में बंधन हो गया, लड़की को लिया वो भाग गई, ऐसा लोग बोलते हैं ना। हम क्या करते हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हम अच्छा बर्ताव करना, अच्छा मार्क्स लेना और अच्छा पढ़ना, और वही एक रुत नहीं तो एक दीक्षा जैसे मैंने रखे किया। जी, तो यानी आपने एक तरीके से एक उदाहरण पेश करना चाहती थी आप सबके सामने कि लड़कियां भी कर सकती हैं, और आपने कर भी दिखाया। लेकिन इंजीनियरिंग क्यों, उसके बाद भी आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, प्रोफेशनली भी आपको कोशिश करनी पड़ी कि एक महिला के तौर पर आपको जगह मिले, सम्मानजनक जगह मिले। अभी उस जमाने में लोगों को आदत नहीं था लड़कियों को कंपनी में लेना, फैक्ट्री में लेना आदत नहीं था। इसीलिए मुझे हर हाल में, हर स्टेप में हमको युद्ध करना पड़ा। युद्ध से जैसा I had to convince everyone, no, it is not true. राइट। And I had very good people also. See, ये सब खत लिखते हैं, सब लोग नहीं पढ़ते हैं। हम तो खत जे.आर.डी. टाटा को लिखा, लेकिन वो पढ़े। इसमें मेरा कुछ स्पेशल नहीं है, उनका स्पेशल है। वो तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, टाटा कंपनी के चेयरमैन थे, वो एक खत पोस्ट कार्ड पढ़ के बोल दिया, नहीं वो
लड़की सही मांग रही है, उसको हमने इंटरव्यू के लिए एक बुला देना, बाद में देखेंगे कैसा होता है। इसलिए मैं उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। जी, और उसके बाद भी जब आपने ये निर्णय लिया कि मेरे को टाटा मोटर्स ज्वाइन करना है, उस वक्त सुधा जी आपकी एमआईटी में एडमिशन हो गई थी, आप एमआईटी छोड़कर टाटा मोटर्स में गई। ये निर्णय कितना बड़ा था, क्योंकि आसान नहीं होता। उस समय आपको एमआईटी में एडमिशन मिला और उसके बावजूद आपने टाटा मोटर्स ज्वाइन की। 1974 था ये साल, 1974। हमारे पिताजी डॉक्टर थे, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और प्रोफेसर भी थे। मुझे टाटा कंपनी में जॉब मिलने के बाद मुझे पूछा हमारे पिताजी कि आप क्या कर रहे हैं। हमने बोला नहीं, हम जाते हैं अब्रॉड। सो माय फादर सेड दैट इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग। व्हेन यू आस्क्ड व्हाई अ लेडी शुड नॉट बी इन अ कंपनी and when it is given to you an opportunity, if you run away, then why did you fight for that? That shows you will be a selfish person. You raise the question, बाद में आपको फायदा अब्रॉड है वो जाते हैं, ये बराबर नहीं है। आपने एक प्रश्न आपने उठाया था कि महिलाओं को क्यों नहीं देते, वो दिया तो आप लेके सम्मान से काम करके दिखाना चाहिए, नहीं तो आप स्वार्थी होते हैं। प्रश्न बात और एक करना और काम और एक करना, वो बराबर नहीं है। हमारे घर में ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया है, क्या हम बात करते हैं वही करना। एक पैशन है आपका लिखना। अब आपकी किताबों की लिस्ट लंबी है, लगभग 30-32 लिख चुके हैं किताबें आप, जो मेरे को लगता है हर भाषा में जिनका अनुवाद भी हो चुका है। मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या आपके अनुभव हैं जो आपकी कलम को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, लेकिन ये लेखिका कैसे जागृत हुई आप में? मेरा 35 बुक्स है और सब ट्रांसलेशन कुल मिला के 225 ऐसा कुछ टाइटल्स होते हैं। बहुत एक मेरे एक बुक 12-13 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। मेरे पहला किताब फ्रॉम बियॉन्ड अटलांटिक हमने बैकपैक के ऊपर 1979 में अमेरिका में सब जगह ढूंढी थे। I traveled all alone with a backpack. Today it looks very funny. So वो आने के बाद हमारे अनुभव में हम लिखा था, वो कनाडा में है, फ्रॉम बियॉन्ड अटलांटिक। वो मेरी पहली किताब, हम 78 का 79 साल हो गया। बाद में मैं लिखी थी कादम्बरी, that means a novel I wrote in 1980. Gently, translation is Gently Falls Bakula. और बकुल गिर गया हिंदी में है वो कन्नड़ा में ही लिखी थी। सो हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर आई रोट लेटर। मेरे जीवन में 50 साल होने के बाद मैं इंग्लिश में लिखना शुरू किया, उसके पहले नहीं। तो ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे मन में आया कि चलो लिखते हैं किताब? क्योंकि मैं एक श्रीमंत कुटुंब से नहीं आई हूँ, मैं एक अध्यापक कुटुंब से आई हूँ। मेरे ग्रैंडफादर थे, नानाजी थे, हाई स्कूल में टीचर थे, मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर थे, मेरी बहन कॉलेज में प्रोफेसर थी और मेरी माँ स्कूल में टीचर थी। इसीलिए हमारे घर का माहौल ज्यादा वाचन और राइटिंग ऐसा था, हम बुक से ही सराउंडेड थे। हमारे पास 3 नहीं तो 4 साड़ी होगा, लेकिन हमारे पास 40 बुक्स होते थे। क्या बात। हमारे घर में वो वातावरण था, लिखना, पढ़ना और उसके ऊपर हम चर्चा कर, इसीलिए वो राइटिंग मुझे बहुत जल्दी से आ गया। और मैं स्कूल में ही बहुत अच्छा ऐसे लिखती थी, निबंध लिखते थे। बाद में मेरे एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, देन आई स्टार्टेड राइटिंग इन डिफरेंट एरिया। सो राइटिंग इज नॉट समथिंग अनयूजुअल फॉर मी, It came through my family background. आप ना केवल बच्चों के लिए या इन रोचक कहानियों की बात करती हैं, आप असल जिंदगी पर भी बहुत गहराई से सोचती भी हैं और लिखती भी हैं सुधा जी। खास तौर पर देवदासियों पर जो आपने किताब लिखी है, जिस तरीके के अनुभव आपने लिखे हैं, साझा किए हैं, क्या आपको कभी ऐसा भी लगता है कि इन अनुभवों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि जो व्यक्ति इसे पढ़े एक बदलाव महसूस करे? नहीं, ऐसा नहीं मुझे होता है। मैं लिखती हूँ, कोई इसमें पढ़ने से उनको मालूम होता है और एक जगत ऐसा है, उसमें असहायकता,
हेल्पलेसनेस, पॉवर्टी, अज्ञान, नो एजुकेशन, इतना एक जगत है, लोगों को मालूम भी नहीं है। हम हमारे घर में एसी डाल के आराम से रहते हैं, लेकिन और एक जगत है, उधर लोग हमारे तरह भी इतने ही इंटेलिजेंट है, इतने ताकतवान है, इतने अच्छे भी है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है बाहर आने के लिए। लोगों का मन में एक भ्रम होता है कि बहुत पैसा है तो बहुत आनंद से हम रहते हैं। ऐसा नहीं है। पैसा लाइफ में चाहिए, धन हमको लाइफ में चाहिए। हमारा बेसिक नीड्स होता है, एक मकान होना चाहिए, औषधि के लिए पैसा चाहिए, ट्रैवल के लिए चाहिए, ओल्ड एज में चाहिए, विद्याभ्यास के लिए चाहिए। हम नहीं बोलते कि नहीं चाहिए, हम तो भगवान बुद्ध नहीं है, हम तो आम आदमी है, चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये आपका आपका निर्णय है। इतनी नोबेल सोच है आपकी सुधा जी। इस सोच की शुरुआत क्या बचपन के जीवन मूल्यों से ही हुई, क्या आपके परिवार से ही हुई? क्योंकि ये भी मूल्य होते हैं जो हम अपने परिवार से लेकर आते हैं शायद बचपन से मुझे लगता है, क्योंकि मेरे नाना नानी के घर में हम पले हैं, और वो बहुत दान धर्म करते थे। ऐसा पैसा देके नहीं, हमारे घर में अनाज होता था, बहुत अनाज का रखते थे घर में, कोई आ गया तो अनाज देते थे, और बिना रिटर्न के मानो when they gave, they never had that garva, I gave, I have given, neither they always used to feel beneath, और बोलते थे आप आके स्वीकार कर लीजिए। बाद में हमारे पिताजी डॉक्टर थे, वो पेशेंट को कैसे सर्व करते थे हमने देखा है। हमारे पिताजी अथिस्ट थे, भगवान में उनका श्रद्धा नहीं था, लेकिन पेशेंट के ऊपर थे, इसीलिए बोलते थे मेरे भगवान पेशेंट्स है, हम इसको जाना नहीं चाहिए, हम किधर भी नहीं जाते, मंदिर मस्जिद चर्च किधर भी नहीं जाते हैं, लेकिन हम अस्पताल जाते हैं क्योंकि मेरे भगवान उधर है। तो मेरे पिताजी का मेडिकल कैसे वो केयर करते थे हमने देखा है। बाद में इतना पैसा आने के बाद मुझे वो सब याद हो गया कि हमारे बुजुर्ग लोग कैसे रहते थे, पैसा होके भी सिंपल लाइफ करते थे। वही मूल्य आप आगे अपने जीवन में आत्मसात करती आ रही हैं। सुधा जी, इन्फोसिस फाउंडेशन की बात भी करना चाहूंगी, क्योंकि इस फाउंडेशन के जरिए आप बहुत सामाजिक कल्याण का काम कर रही हैं। इतने सारे स्कूलों में लाइब्रेरीज खुली हैं, 70,000 के करीब आंकड़ा छू रहा है अब तो। कितने सारी आपदाएं हैं जिनमें आपने सहायता पहुंचाई है। ये शुरुआत इन्फोसिस फाउंडेशन बनाने की सोच और ये शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी लड़की अक्षता उस समय 15 साल की थी और मैं 45 साल के थे। वो एक बार मुझे एक प्रश्न पूछा कि अम्मा, पहले 25 इयर्स आप आपके लिए किया, क्योंकि अच्छा पढ़ना, रैंक लेना, गोल्ड मेडल लेना, बाद में 20 साल आप इन्फोसिस के लिए किया, फादर के लिए किया, वो कंपनी के लिए किया, काम किया, बहुत काम किया। अभी आपका जीवन का मकसद क्या है? 45 इयर्स आप पैसे लेके आराम घर में बैठ के पुस्तक पढ़ते हैं, अब्रॉड को टूर जाते हैं, और क्या करना चाहिए? और आपका मन का इरादा क्या है? आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? और आप गरीब लोगों को मदद नहीं किया तो then you don't have a right to talk about social work. वो हमने 10 दिन वही सोचा, और सोच के मैंने अक्षता को बोला, हम तो सो रहे थे, आपने जगाया हमको। और इन्फोसिस कंपनी के बाद जाके हमने बोला हम एक फाउंडेशन करना चाहिए, और ऐसा इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू हुआ। क्या बात है, और आप इतना काम कर रही हैं 25 साल पहले के जरिए। बिल्कुल सुधा जी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कितनी सारी ऐसी आपदाएं हैं, सूखाग्रस्त, बाढ़ का हालात हो, सुनामी हो इत्यादि, लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी ऐसी आपदाओं में आप लोगों ने सहायता की है। जाहिर है कि बहुत सारी हताशा, बहुत सारा दुख आपने बहुत करीब से देखा है। कितना प्रभाव डाला है आप पर इन अनुभवों ने? शायद वो मेरे लाइफ नहीं चेंज किया है, क्योंकि बहुत लोगों को इंडिया माने क्या है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स है, लैंग्वेजेस है, कैपिटल्स क्या है, सीएम कौन होता है, राज्यपाल कौन होता है, ऐसा उनको सोचते हैं। लेकिन मेरे इंडिया अलग है। मेरे इंडिया में मुझे मेरा काम से मेरे इंडिया मालूम हो गया है कि हमारे बच्चे को क्या, रूरल बच्चे को क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। और मेरा लाइफ का मकसद ये ऐसा है, हमारे बच्चों को 3 बार मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 सेट ऑफ कपड़े, और मिनिमम 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन, गुड कम्युनिकेशन लैंग्वेज, और एक लाइफ सर्वाइवल स्किल। ओके,
ऐसा आ गया तो मैं बोलती हूँ हमारा भारत महान है। फोर्सेस बनने के सफर से आप जुड़ी रही हैं, ये सपना आपका और नारायण मूर्ति जी दोनों का था क्या? नहीं, ये मूर्ति जी का ही था। अच्छा। हम अच्छे जॉब में थे, लेकिन मूर्ति जी को इन्फोसिस का एक सपना था। वो बता दिया मुझे कि आपको इतिहास इतना, मुझे इतिहास बहुत प्रिय है, इसीलिए मूर्ति जी ने बताया कि आप बोलते हैं इतिहास में ये हुआ वो हुआ, कभी मशीनरी क्रांति आई थी उस समय 1857 के बाद, हम ब्रिटिश के गुलाम थे, इसीलिए हम कॉलोनी में थे, इसलिए हम कुछ नहीं बन सके, हमारा सब रफ्त माल उधर जाता था और उनका बना मशीनरी हुआ उधर माल चला वहां गया। से आता था। हाँ, इसीलिए हमने कुछ, हम अमीर नहीं बन सके। अभी टाइम आ गया है सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन का, सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन का। इधर हमारा बुद्धि चाहिए और कुछ नहीं, मेहनत का काम चाहिए और गुड वर्क एथिक्स चाहिए। हम अभी कुछ किया तो मिडिल क्लास लोग, हम जैसे मिडिल क्लास लोग अमीर बन सकते हैं, क्योंकि और एक मौका आया है। ये मौके के लिए हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना चाहिए। उनका आइडिया था, हमारा नहीं। जी, उनका सपना, लेकिन आपने आगे बढ़कर उसे पूरा करने में उनका पूरा सहयोग दिया। अगर पत्नी, क्या एक पत्नी कर सकती है, मैंने उतना ही किया है। मेरे पास उतनी, मूर्ति ने पूछा कितना पैसा है, मैंने बोली मेरे साथ उतना नहीं है, 10,000 दिया हमने, ज्यादा नहीं दिया, मेरे पास नहीं थी। और उनके साथ मैं साथ दिया, कुछ भी करने दो, मैं आपके साथ रहती हूँ और काम करती हूँ और स्ट्रगल करती हूँ। और ऐसा आ गया कि एक एक साल मूर्ति 220 डेज ऐसे ट्रैवल करते थे। कभी भी हमने शिकायत नहीं किया कि मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठना चाहिए, हमको मार्केटिंग लेना चाहिए, हमको ये आना लाना चाहिए, कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो एक तपस कर रहे थे इन्फोसिस का। और उस तपस्या में आप लोग सफल हुए। लेकिन एक जगह नारायण मूर्ति जी ने कहा है कि सुधा ने बहुत सेक्रीफाइस किया है अपनी जिंदगी में। कभी आपको गिला हुआ कि मैं भी कुछ करना चाहती थी और मैं वो कर नहीं सकी? कभी कुछ ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ, शुरू में मैंने मेरे काम छोड़ के घर पे थी, लगता था कुछ करना चाहिए, इतना मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी हूँ। लेकिन बच्चे लोग छोटे थे। बाद में हमने कॉलेज में इंजीनियर कंप्यूटर साइंस शुरू किया, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हमने 1988 में कंप्यूटर साइंस शुरू किया। बाद में मैं पढ़ाती थी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस, लेकिन 2004 के बाद हमारे फाउंडेशन का काम इतना ज्यादा हो गया, हमने वो छोड़ दिया। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है, मुझे लगता है भगवान ने शायद एक विंडो क्लोज किया, लेकिन एक दरवाजा ओपन कर लिया मेरे लिए, इसलिए मुझे कुछ रिग्रेट ही नहीं है। जी, फाउंडेशन के जरिए आपको वो दरवाजा मिला जिसके जरिए आप वाकई बहुत बड़े-बड़े काम कर रही हैं सुधा जी। छोटे-छोटे कदम लेकिन बड़े-बड़े लक्ष्य। लेकिन सुधा जी, नारायण मूर्ति जी के साथ अगर आपकी बात समझना चाहें तो बहुत प्यारा सा रिश्ता लगता है आप दोनों का। ये मुलाकात कब हुई? किसने प्रपोज किया? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप दोनों की प्रेम कहानी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मैं अच्छा जॉब में थी और नारायण मूर्ति का जॉब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो पेरिस से आए थे और पुणे में हम मिले। हमारे कॉमन दोस्त था प्रसन्ना, वो हमको इंट्रोड्यूस किया। बाद में नारायण मूर्ति का अंदाजा ही अलग था, सबसे अलग था। वो इंडिया में 3 साल फ्रांस में रह के आए थे। वो इंडिया में क्रांति होना, इंडिया चेंज होना चाहिए, आदर्शवादी, अभी भी वो आदर्श ही है उनके घर मन में। और वो बहुत अलग थे, लेकिन वो ज्ञान पिपासु थे, बहुत पढ़ते थे, इसीलिए मुझे उनका वो तरीका अच्छा लगा। आज आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों सफल हैं। लेकिन आपके दामाद ऋषि सुनाक तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी बन गए हैं। इतने सारे बुद्धिजीवी जब एक परिवार में एकत्रित होते हैं सुधा जी, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर खूब चर्चा होती है? ऐसा नहीं, हाउ टू इम्प्रूव द कंट्री, ये हमारा डाइनिंग टेबल में हर रोज। हमारा दामाद तो इंग्लैंड में है, हम खुद 10 महीने से देखा ही नहीं। ओके, अभी हमारे घर में मैं और मूर्ति कभी कभी डिनर पे, अभी कभी मेरा लड़का भी उधर है, कभी आते हैं और बात करते हैं। ये होता है कि हमारा वर्क एथिक्स कैसा इम्प्रूव करना, इंडिया में हम कैसे काम अच्छा करना, इसके बारे में नारायण मूर्ति बहुत सोचते हैं। और मैं उनको ग्राउंड रियलिटी
बताती हूँ कि आप क्या सोचते हैं और रियलिटी में क्या है। अभी लोगों को क्या चाहिए, कि लोगों को कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए, कि लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को पेट के लिए जॉब का एसेंशियल है। तो ऐसा कुछ किया तो जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे लोग बाहर गए तो किधर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, किधर हम वीक पॉइंट्स है, ये सब ऐसी नेशनल मुद्दे के ऊपर ही हमारा चर्चा ज्यादा होता है। जी, और यहाँ पर आपके गोपी के बारे में जरूर जानना चाहूंगी, कैसा है आपका गोपी, क्योंकि उस पर भी आप किताब लिख रही हैं। ओ, गोपी तो बहुत बहुत प्यारा है। मैं बोलती हूँ मेरा गोपी मेरा जान है। और बिना गोपी मुझे बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इतने दिन बिना गोपी हम कैसे थे। उतना अच्छा है गोपी। वो उसको मैं बुलाती थी, लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा है और हमारा बात नहीं सुनता है। आओ माने वो नहीं आएगा, वो 6 बजे पर आप दर्शकों को बताएंगे नहीं कि हम किस गोपी की बात कर रहे हैं। गोपी तो मेरा कुत्ता है। कुत्ता को लेकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारे हृदय का एक टुकड़ा है। गोपी हमारा फैमिली का एक सदस्य है। उसको हमने बहुत प्यार करते हैं, वो भी बहुत प्यार करता है। जी। और एक बार हमने सोचा, अरे गोपी को हम प्यार करते हैं, गोपी को हम उसे खेलते हैं, गोपी के मन में हमारे बारे क्या है, वो क्या सोचता है। मैं गोपी होके मैं सोचना शुरू किया। हमने गोपी है और गोपी मुझे अम्मा का, मैं अम्मा होती हूँ। अम्मा क्या बोलती है, अम्मा क्या करती है। एक एक कुत्ते के मन में जाके, कुत्ते जैसा होके सब मानव प्राणी को देख के उसको क्या लगता है, हमने एक किताब लिखा। वही गोपी का स्टोरी है, 3 पार्ट में है। गोपी कम्स होम, और एक आज ये साल में रिलीज हो रहा है, दूसरा पार्ट है। ऐसा गोपी के ऊपर लिखा है। लेकिन बच्चों को ये इतना खुश हो गया वो लिखने के बाद। गोपी का किताब 45,000 कॉपीज 40 डेज में गया। क्या बात है। वो मैं जरूर पढ़ूंगी, अभी मैंने पढ़ी नहीं है आपकी वो किताब, लेकिन आपकी लेखनी वाकई बहुत सरल होती है और सबको बहुत पसंद आती है, क्या बच्चे क्या बड़े। यहाँ पर आपसे सुधा जी कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके छोटे छोटे जवाब आपसे लेंगे। शुरू करें। क्या है जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी देता है? नेचर, प्रकृति। ओके। कोई एक किताब आपकी जो आप चाहते हैं कि सब जरूर पढ़े? ये तो मुश्किल है। मुझे बहुत किताब अच्छे लगते हैं, बट आई डोंट नो, भागवत में भी फॉर मी। ओके। भागवत पुराण। कभी जिंदगी में आपको निराशा भी होती होगी, जब ऐसा होता है तो आप क्या करती हैं? थिंक पॉजिटिव वे। उस समय मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे निराशा कम हो जाता है। आपको गुस्सा कब आता है? बहुत बहुत कम। शायद नहीं ही बोल सकते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, उस समय आता है। ओके। एक ऐसा काम जो आप करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई? योगा। I would have loved to learn when I was young. I didn't learn. Swimming and yoga. स्विमिंग एंड योगा। ओके। और एक ऐसा काम जो आप जरूर करना चाहती हैं अभी? Working for poor. गरीब लोगों के काम कभी भी करने के लिए मेरा मन चाहता है। दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा क्या है आपका, डेली रूटीन का? एक ऐसा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डेली रूटीन में? मॉर्निंग वॉक। वेरी गुड। एक मुद्दा ऐसा जिस पर आप और नारायण मूर्ति जी कभी सहमति नहीं होते? नहीं होते। You don't agree to it? बहुत मुद्दे हैं। उनको इंग्लिश वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बॉलीवुड म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। आपने इतना कुछ हासिल किया जिंदगी में, आखिरी सवाल है ये, जिंदगी में सफलता का मंत्र क्या है? समाधान। Which person who is content inside is the most successful person. This is my definition. ये मेरा Satisfaction, आपका मतलब संतुष्टि होना, समाधान, संतुष्ट होना, अंदर संतुष्ट होना, वही मोस्ट सक्सेसफुल होता है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत खूबसूरत भी, जिसके साथ मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी, आपसे घंटों नहीं दिनों तक बात की जा सकती है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी में से ही इतना कुछ सीखने को है, लेकिन वक्त बस इतना ही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार है। तेजस्विनी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आपके संदेश, आपके मैसेजेस हमें ईमेल पर लगातार मिलते रहते हैं। आप यूं ही अपने मैसेजेस, अपने एहसास हमसे साझा करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है tejaswini.ddnews@gmail.com।
तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। लेते हैं इजाजत। नमस्कार।